देखिए, आज हम शुरू करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये जो अधिनियम है इसका सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका अधिनियम संख्यांक है 28/1961 का। ये याद रखना है, 1961 का अधिनियम के संख्यांक कितना है? 28। और ये भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में बना? 12वें वर्ष में। 12वें वर्ष में ये बना। ठीक है, ये आपको याद 2-3 चीज़ें याद रखना है। तो पहली जो धारा है इसका उद्देश्य पहले देख लीजिए। उद्देश्य क्या है? दहेज जैसी जो कुप्रथा होती है उसको रोकना इसका उद्देश्य है। दहेज को लेना देना प्रतिषिद्ध करना जो है इसका उद्देश्य है। जैसा नाम है वैसे ही इसका उद्देश्य है। देखिए, इसकी जो पहली धारा है वो है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है। तो इस अधिनियम का जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर। इस अधिनियम का जो विस्तार है कहाँ पर है? संपूर्ण भारत पर। अब ये कहता है कि भैया ये प्रवर्तन क्या कब होगा? इसका प्रवर्तन जो है, इसका नाम पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम तो ऊपर लिखा ही है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो है इसका पूरा नाम है। अब इसके प्रवर्तन की बात करें कि भैया इसका प्रवर्तन कब हुआ, तो इस अधिनियम का जो प्रवर्तन हुआ है उसमें लिखा है कि जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो ये किस तारीख को प्रवर्त होगा? जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे उस तारीख को ये प्रवर्त होगा। तो वो तारीख कौन सी है जो राजपत्र में केंद्र सरकार ने अधिसूचित की थी? वो है 1 जुलाई। ये आपको याद रखना है, 1 जुलाई 1961 क्या हुआ? ये प्रवर्त हुआ। तो वो तारीख कौन सी? 1 जुलाई 1961 जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो 2 है, दहेज, जिसमें दहेज की परिभाषा दी है। सेक्शन जो 2 है वो दहेज की परिभाषा के बारे में कहता है कि दहेज क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो ये कहता है दहेज क्या है? दहेज ऐसी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। याद रखना, दहेज क्या चीज़ है? कोई संपत्ति हो सकती है या मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है। दहेज क्या क्या हो सकता है? कोई भी संपत्ति हो सकती है या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है। किस उद्देश्य से? जो विवाह के समय कब दी जा सकती है? विवाह के समय दी जा सकती है या विवाह के पूर्व। या तो विवाह के समय दी जा सकती है या पूर्व, या कह लीजिए पूर्व या पश्चात, कभी भी दी जा सकती है। तो विवाह के समय भी दी जा सकती है या उसके पूर्व भी दी जा सकती है। तो विवाह के समय पूर्व या पश्चात दी जा सकती है। तो याद रखना, विवाह के पूर्व और पश्चात दोनों समय दी जा सकती है। क्या होती है? कोई मूल्यवान संपत्ति हो सकती है ना, कोई प्रतिभूति हो सकती है, चाहे वो विवाह के समय दी जाए या उससे पूर्व दी जाए या विवाह के पूर्व या पश्चात किसी भी समय उसे दिया जा सकता है। किसको दी जाती है? ये कहता है विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार, 2 पार्टी होती ना, तो किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है। इसमें ऐसा नहीं लिखा कि लड़के वाले लड़की, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है। या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। किस को दी जा सकती है? विवाह के एक पक्षकार द्वारा, एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दी जा सकती है। या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकार के विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है। तो ऐसी जो संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति होती है जो एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है वो क्या कहलाता है? वो दहेज कहलाता है। विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को या फिर उनके माता पिता को दी जा सकती है या अन्य कोई रिश्तेदारों को दी जा सकती है, अन्य कोई व्यक्तियों को दी जा सकती है। विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी भी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। उक्त पक्षकार के विवाह के अब ये याद रखना है किस संबंध में दी जाती है? विवाह के संबंध में। ये याद रखना है किस संबंध में दी जा रहा है। जो लेन देन सारा जो हो रहा है वो किस संबंध में हो रहा है? विवाह के संबंध में। विवाह के संबंध में दी जाती है। प्रत्यक्ष भी दी जा सकती है, अप्रत्यक्ष भी दी जा सकती है। मतलब खुल के भी देते हैं कई लोग, दुख के भी देते हैं। तो दोनों तरीके से दी जा सकती है। प्रत्यक्ष रूप से भी दी जा सकती है, अप्रत्यक्ष रूप से भी दी जा सकती है। या फिर आपने अभी नहीं दिया है, एग्रीमेंट कर लिया है, करार कर लिया है, तो इस तरीके का करार भी किया गया है तो वो भी दहेज की परिभाषा में आएगा। लेकिन इसमें लिखा है कि जो एक अपवाद है इसका कि मुस्लिम सुई विधि या कह दीजिए शरीयत कहते हैं जिसे,
जो मेहर की राशि होती है वो दहेज की परिभाषा में नहीं आती। ये क्या है? अपवाद है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि जो मेहर की राशि होती है वो दहेज की परिभाषा में नहीं आती। ये आपको याद रखना है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसकी परिभाषा मूल्यवान संपत्ति होती है, प्रतिभूति के रूप में हो सकती है, विवाह के एक पक्षकार द्वारा, विवाह के समय हो सकती है या उसके पूर्व हो सकती है, पूर्व या पश्चात हो सकती है, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है, उनके माता पिता या अन्य रिश्तेदारों को दी जा सकती है, अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है, और प्रत्यक्ष हो सकती है, अप्रत्यक्ष हो सकती है, विवाह के संबंध में होना चाहिए, और करार के रूप में भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब दी जाती हैं, इसमें से इस तरीके से दी जाती है, तो ये दहेज की परिभाषा में आता। एक अपवाद है इसका कि मेहर की जो राशि होती है वो दहेज की परिभाषा में नहीं आती। ये आपको याद रखना है। देखिए अब हम देखेंगे धारा 3, मूल्यवान प्रतिभूति का जो अर्थ है वो नीचे लिखा हुआ है, जो अपन पहले 2 परिभाषा पढ़ी है। तो मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है? जो आईपीसी में धारा जो है 30 में जो परिभाषा बताई गई मूल्यवान प्रतिभूति की, वो यहाँ भी लागू होती है। तो देखिए अब धारा 3 देखिए, ये कहता है दहेज का देना या लेना। दहेज देना और लेना दोनों के लिए शास्ति है कि दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। ये क्वेश्चन ये भी आता है कि दहेज देना और लेने को किस धारा में दंडनीय बनाया गया। और जब आप लोग पढ़ें तो बेयर एक्ट के साथ पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। ठीक है ना। देखिए दहेज देना और लेना कब दंडनीय है, ये धारा 3 में बताया गया है। देखिए इसका पहला क्लॉज क्या कहता है, ये देखें हम पहले कि पहला क्लॉज जो है इसका क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, मतलब ये अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, आरंभ कह लीजिए एक ही बात थी, ठीक है मिटा दे थोड़ा, आरंभ कह लीजिए या प्रारंभ कह लीजिए एक ही बात है, प्रारंभ के पश्चात मतलब जब ये अधिनियम लागू हुआ था उसके बाद। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1961, उसके बाद 1 जुलाई 1961 से ही मान लीजिए उसके बाद। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा। क्या करेगा? कोई व्यक्ति दहेज देगा या फिर लेगा, दोनों एक साथ लिख दिए है ना। दहेज देगा या उसको क्या करेगा? दुष्प्रेरित करेगा, दुष्प्रेरित करेगा, तीनों चीजें आ गई है ना। दुष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपये से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम के बराबर तक का जिसमें जो भी अधिक हो कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो जब अधिनियम लागू हुआ है उसके पश्चात, उसके बाद से अगर दहेज देता है या लेता है, दोनों ही बातें हैं, या उसको दुष्प्रेरित करता है। दुष्प्रेरित ये तो समझ में ही आ रहा होगा कि दहेज लेना तो ठीक है। दुष्प्रेरित मतलब कई उकसाने वाले होते ना कि भैया तुम्हारा लड़का है बोले दहेज नहीं ले रहे, कैसी समाज में इज्जत होगी, अरे बहुत नाम वाले आदमियों बगैर दहेज के शादी कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। इस तरीके का व्यक्ति वो भी इसमें आ जाएगा है ना। एक छोटा सा उदाहरण है, तो इस तरीके का व्यक्ति भी इसमें आ जाएगा कि दुष्प्रेरित करते हैं, दूसरों को उकसाते हैं दहेज देने या लेने के लिए है ना। यार या फिर तुम बड़े अमीर आदमी हो यार, तुम दहेज नहीं दे रहे, ऐसे कैसे चलेगा, समाज में इज्जत कैसे होगी। इस तरीके के लोग भी इसमें आ जाएंगे है ना, जो दुष्प्रेरित करते हैं दूसरों को दहेज देने या लेने के लिए, या कहते हैं कि भैया हम करवाएंगे शादी, बढ़िया दहेज दिलवाएंगे। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो कह रहा है अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के आदमी हैं जो इस तरीके के कोई कृत्य करते हैं तो उन्हें कितने दंड से दंडित किया जाएगा। ये लिख रहा है कम 5 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी न्यूनतम कारावास कितना होगा, 5 वर्ष से कम, इसीलिए मैंने न्यूनतम लिखा है। न्यूनतम कारावास कितना होगा, 5 वर्ष से कम नहीं होगी। तो कितनी होगी, 5 वर्ष। 5 वर्ष से कम नहीं होगी। कितने साल तक की सजा हो सकती, न्यूनतम तो 5 वर्ष होनी ही होनी है, अधिकतम इसमें नहीं लिखा है। तो न्यूनतम 5 वर्ष से कम नहीं होगी, और जुर्माने से प्लस क्या होगा, और जुर्माना, साथ में जुर्माना भी होगा। तो जुर्माना कितना होगा, 15,000 रुपये तक का। जुर्माना कितना होगा, 15,000 रुपये तक का। ये याद रखना है आपको। जुर्माना कितना हो सकता है, 15,000 रुपये तक का। या फिर दहेज की रकम कितना हो सकता है, दहेज की
रकम दोनों हैं जो जुर्माने। दहेज की रकम जितना जुर्माना भी हो सकता है, दहेज के मूल्य के बराबर रकम तक, इसमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं हो, इसमें से जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 15, अगर दहेज की रकम 15,000 या उससे कम है तो 15,000 तो जुर्माना हो ही सकता है। मान लीजिए कि अगर किसी ने 1,00,000 रुपए का, उदाहरण के लिए 1,00,000 का मतलब उन्होंने क्या किया है, धन दिया है, संपत्ति दी, जो भी दिया हो, दहेज दिया है ना, 1,00,000 का दहेज है, तो जो जुर्माने की रकम है अब कितनी हो जाएगी, जुर्माने की रकम हो जाएगी 1,00,000, क्योंकि जो भी अधिक हो लिखा है ना, जो भी अधिक हो। तो अधिक क्या है, अधिक 1,00,000 है कि 15,000 है, अधिक 1,00,000 है ना, तो दहेज जुर्माने की रकम कितनी हो जाएगी, 1,00,000। ये मैं ऐसे इसीलिए बता रहा हूँ कि परीक्षा में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कोई व्यक्ति ने दहेज मांगा या दहेज दिया है ना, उसने 1,00,000 रुपये का क्या लिया, दहेज लिया, तो उसे कितना जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, 15,000, 1,00,000। अब आपने तो पढ़ा है कि 5 वर्ष से वो 15,000, तो वहाँ कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं, वहाँ फिर 15,000 ना लगा के क्या लगाओगे आप, 1,00,000, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, जो भी रकम अधिक हो उतने का जुर्माना होगा। तो अधिक रकम क्या है, अधिक रकम 1,00,000 हो रहा ना, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, जो भी रकम हो, कुछ उससे मतलब नहीं। तो जो रकम अधिक होगी उसका जुर्माना लगेगा। तो क्वेश्चन घुमा के जब पूछे जाएंगे तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि जो रकम अधिक है उसका जुर्माना होगा। 15,000 तो एक कॉमन है ही कि भैया जब कोई रकम निश्चित नहीं है कि कितनी रकम दहेज में दी गई है, तो फिर 15,000 तो है ही है ना, या 15,000 तक की रकम का ही दहेज है तो भी ठीक है, उससे कम है तो भी ठीक है। उससे कम है, अगर मान लो 10,000 का भी सामान दिया है तो फिर 15,000 है ही, न्यूनतम में कोई दिक्कत नहीं, तब भी 15,000 रहेगा। ऐसा नहीं कर देना कि वो 10,000 का उन्होंने दहेज दिया तो 10,000 जुर्माना ना, जो अधिक हो, तो 10,000 से अधिक क्या है, 15,000 है ना, तो 15,000 तो न्यूनतम जुर्माना है ही, और जो दहेज की रकम है वो। तो इस तरीके से इसको ध्यान आपको रखना है। परंतु देखिए इसमें परंतु कहता है भैया, एक परंतु जोड़ रखा है, परंतु सभी में है इस क्लॉज में, कि परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लिखित किए जाएंगे 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरूपित कर सकता। तो ये न्यायालय के ऊपर विवेक अधिकार शक्ति दी गई है कि न्यायालय चाहे उपयुक्त अगर उसे कारण लगते हैं तो 5 वर्ष से कम अवधि का दंडादेश भी दे सकता है। 5 वर्ष से कम अवधि का क्या दे सकता है, दंड दे सकता है। अगर न्यायालय को पर्याप्त कारण लगते हैं, उनको ठीक लगता है कि भाई ये 5 वर्ष से कम की सज़ा देनी चाहिए, तो न्यायालय 5 वर्ष से, एक अपवाद मान लीजिए, ये अपवाद है कि न्यायालय क्या कर सकता है, अगर उपयुक्त कारण लगते हैं उसको, तो 5 वर्ष से कम की अवधि का भी दंडादेश पारित कर सकता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा ले, देखिए अब इसकी जो दूसरा क्लॉज है वो देखिए। दूसरा क्लॉज एक तरीके से अपवाद मान लीजिए, या कह लीजिए भेंटों से संबंधित है, उपहारों से संबंधित है। कैसे संबंधित है, उपहार, उपहार होते हैं ना जो शादी में दिए जाते हैं, उपहार, भेंटें कहते हैं जिसे, है ना, गिफ्ट वगैरह आप ले जाते हैं, उसके बारे में है ये। कि जो पहले ये कहता है उपधारा 1 की कोई बात, पहला कहता है इसमें, ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती है या उसके संबंध में लागू नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि भैया वधू को, वधू मतलब दुल्हन जो होती है जिसे हम कहते हैं, वधू को यानी दुल्हन जो होती, वधू को विवाह के समय, किस समय, वधू को विवाह के समय, आप लोग जाते हो ना गिफ्ट ले जाते हो, विवाह के समय वो कोई वधू क्या मांग करती है आपसे, बगैर मांगे। कैसे, बगैर मांगे, वर वधू दोनों को अलग अलग करके दिखा है, बगैर मांग किए, बगैर मांग किए जो गिफ्ट आदि दिए जाते हैं, जो उपहार आदि दिए जाते हैं, लेकिन मांग नहीं होना चाहिए उसकी। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई मांग के लेता है तो फिर वो दहेज है, ठीक है ना। तो बगैर मांग किए जो आप लोग ले जाते हो, और भी लोग ले जाते हैं, गिफ्ट लाते हैं, घर परिवार के लोग लाते हैं, दूल्हे के लिए लाते हैं, दुल्हन के लिए लाते हैं ना, वो जो भेंटें होती हैं वो इस दहेज की परिभाषा में नहीं आती। गिफ्ट तो सब देते ही हैं, तो वो चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। इसमें लिखा परंतु यह तब जबकि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज हो। लेकिन अब परंतु ये भी कहता है, परंतु कहता है कि भैया सूची में दर्ज होना चाहिए,
सूची में दर्ज, जो अधिनियम में जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार एक सूची बनाई जाती है। वो तो आप जानते हो, कॉमन सेंस की बात है, एक लिखते हैं ना व्यवहार वगैरह लिखते हैं, उसी को कह लीजिए सूची, वही होती है सूची, कोई अलग सूची नहीं होती। तो जो रजिस्टर में लिखा जाता है कौन ने कितना रुपया दिया, कितना पैसा दिया, कौन सा उपहार दिया, उसकी क्या कीमत है, तो वो जो सूची होती है उसमें दर्ज होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर जो भेंटें उपहार दी जाती हैं तो वो दहेज की परिभाषा में नहीं आती। ये वधू के मामले में कह रहा है ना, और नीचे जो भी है वो वर के मामले में सेम यही बात कह रहा है। ये वधू के मामले में थी और ये वर के मामले में सेम यही बात है कि ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती है उसके संबंध में लागू नहीं होगी। यही बात सेम, इसीलिए यहाँ रिपीट नहीं करने की ज़रूरत है। तो जो वर या वधू को भेंटें दी जाती हैं, उपहार दिए जाते हैं बगैर मांग किए, है ना, यहाँ भी मांग नहीं करेगा वो, तो दोनों बगैर मांग किए जो दी जाती हैं वो इस क्या कहते हैं दहेज की परिभाषा में नहीं आती हैं। साथ ही साथ इसमें भी ये कह रहा है कि सूची में दर्ज होना चाहिए। तो सूची में दर्ज तो दोनों की होनी चाहिए, एक वर पक्ष का रजिस्टर होता है, एक वधू पक्ष का होता है, दोनों अपने अपने व्यवहार लिखते हैं, कौन कितना व्यवहार करके जा रहा है ना, व्यवहार ही कहते हैं पुनाम जो बोलचाल की भाषा में। तो जो गिफ्ट वगैरह आती हैं, जो भी चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो इस तरीके से जो नियम बना हुआ है उसके अनुसार जब लिखी जाती हैं तो वो दहेज की परिभाषा में नहीं आती। परंतु आगे लिखा है, परंतु और है इसमें, परंतु यह और कि जहाँ ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू को नातेदार है दी जाती, वहाँ ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिनके द्वारा या जिनकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं हैं। ये एक अपवाद भी समझ लीजिए। परंतु और क्या होता है, कुछ चीज़ें रूढ़िगत होती हैं जो वधू को दी जाती हैं, है ना, रूढ़िगत चीज़ें होती हैं, परंपरागत चीज़ें होती हैं जो कहते हैं, जिनको एक खानदान से दूसरे खानदान चलती चली आती हैं। तो उस तरीके की अगर कोई चीज़ है, कोई रूढ़िगत चीज़ है, कोई मूल की संपत्ति है, मूल है जिसका, कोई संपत्ति है, कोई उपहार है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखा है कि जो व्यक्ति उसे देता है उसकी वित्तीय स्थिति से अधिक नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति देता है उसकी कैसी स्थिति से, वित्तीय या धनीय कह लीजिए, वित्तीय स्थिति से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आदमी की औकात 1 लाख की नहीं है, वो 10 लाख की चीज़ दे रहा है, तो इस तरीके की चीज़ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो ये है कि आप जबरन किसी को मजबूर कर रहे हो देने के लिए, उसकी स्थिति नहीं है कि वो इतनी महंगी गिफ्ट दे सके और आप वो दे रहा है, तो इस तरीके की कोई बात नहीं होना चाहिए, है ना। आदमी की जितनी हैसियत है उसके हिसाब से वो गिफ्ट दे, रूढ़िगत हो, कोई भी हो, नातेदार वगैरह जो देते हैं, आपके रिश्तेदार वगैरह जो देते हैं, वो जितनी गिफ्ट दे रहे हैं उनकी हैसियत के हिसाब से होना चाहिए, उनकी हैसियत से ज़्यादा गिफ्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर वो हैसियत से ज़्यादा है तो फिर वो दहेज माना जाएगा, है ना। अगर कोई चीज़ हैसियत से ज़्यादा है, किसी की हैसियत नहीं है, आपका परिवार का कोई रिश्तेदार भी करते हैं ना, व्यवहार करते हैं, गिफ्टें देते हैं, तो ऐसी कोई गिफ्ट नहीं होना चाहिए कि भैया उसकी हैसियत से ज़्यादा, बेचारा है गरीब लेकिन वो बोले 1 लाख 2 लाख का वो आपको सामान दे रहा है, उसकी नहीं है इतनी हैसियत, तो वो दहेज की जो रकम है, जो गिफ्ट दे रहा है उसकी हैसियत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा माना जाएगा कि आप मजबूर कर रहे हो दहेज देने के लिए। ठीक है, आगे देखिए अब सेक्शन 4 है, सेक्शन 3 था दहेज देने और लेने के लिए, है ना। अब सेक्शन 4 का ऐसे संबंधित है दहेज मांगने के लिए, मांगने वाले हैं, भीख मांगते हैं, ये क्या करते हैं, दहेज मांगते हैं, है ना, भिखारी हैं ये लोग। ठीक है, ये याद रखिए कि जो भिखारी हैं वो कितने में, 4 में, ये क्या मांगते हैं, दहेज मांगते हैं। तो ये दहेज मांगने वाले लोग हैं, ये इनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 4 में। ये क्या कहता है, ये कहता है यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है कि भैया जो व्यक्ति दहेज मांगता है किसी से भी मांग सकता है वो, मतलब जो वर के, जो लिखा है यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता, तो दोनों की बात कह रहा है, ऐसा नहीं कि केवल लड़की वालों से ही मांगा जाता है, वधू या वर
दोनों की बात कह रहा है, किसी के भी माता पिता से। मैं ऐसा नहीं कि केवल वधू से ही दहेज मांगा जाता है। आप ये मत सोचना कि ये एक्ट ऐसी कह रहा है कि केवल वधू से दहेज मांग, वर से भी मांगा जा सकता है ना, क्योंकि दोनों की बात कह रहा है। ऐसा नहीं कह रहा है कि केवल वधू से दहेज मांगते, वर वाले ही मांगते हैं। कई जगह वधू वाले भी मांगते हैं वर से, तो वो भी इस धारा के अधीन दंडनीय है। तो ये कह रहा है कोई भी व्यक्ति, चाहे वधू है या वर है, उसके माता पिता से, है ना, माता पिता से, उसके किसी रिश्तेदार से हो सकता है, माता पिता से या नातेदार, अन्य कोई नातेदार हो सकता है ना, अन्य कोई नातेदार हो सकता है, या कोई संरक्षक हो सकता है ना, किसी से भी, जो भी है वर या वधू के, इनसे क्या करता है, दहेज मांगता है। तो ऐसा व्यक्ति चाहे प्रत्यक्ष रूप से मांगे चाहे दोनों बातें, प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष भी, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और प्रत्यक्ष भी हो सकता है, दोनों तरीके से मांगा सकता है। कि भैया कई लोग प्रत्यक्ष रूप से तो मांगते, प्रत्यक्ष वाले तो आप जानते हैं कि भैया इतने इतने की शादी करना है और ये होना है, ये सब होना है, तो वो तो प्रत्यक्ष होते ही हैं। अप्रत्यक्ष वाले कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष वाले घुमा फिरा के बातें करते, बोले हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो दहेज के विरोधी हैं, बोले जैसे हमने अपनी लड़की की थी वैसे ही कर देना, और बोले हमारी समाज में इज्जत है उस हिसाब से कर देना, तो ये भी दहेज मांगना है। अनडायरेक्टली ये भी क्या है, दहेज मांगना है। इस तरीके की घुमा फिरा के बातें करना भी क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करना ही होता है। तो इस तरीके की अगर कोई बात करता है, मांग करता है, तो उसको भी मांगा जाएगा कि वो दहेज की मांग कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो दहेज की मांग करता है, उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा, ये कहता है 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी। तो कहता है 6 माह से, सीधा लिख रहा हूं मैं, 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास से। ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जा सकता है, 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास से, और जुर्माना भी रहेगा इसमें। और जुर्माना कितना हो सकता है, 10,000 रुपये तक का। जुर्माना कितना हो सकता है, 10,000 रुपये तक का जुर्माने से दंडनीय होगा। अब इसमें दहेज की रकम वाली बात इसीलिए नहीं है कि अभी दहेज मिला नहीं है, अभी केवल मांग हुई है, ठीक है ना, इसीलिए। तो इसमें वो दहेज वाली रकम वाली बात नहीं कि जो भी अधिक हो, वो 3 में था, इसमें नहीं होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि अभी मांगी तो की है, अभी दहेज मिला तो है नहीं है ना। तो ये कि इसमें दंड याद रखना है, कितना दंड होगा, 6 माह से कम नहीं होगा, और कितना हो सकता है, 2 वर्ष तक का हो सकता है। और जुर्माना कितना हो सकता है, 10,000 रुपये तक का हो सकता है। और है मतलब जुर्माना तो हो गई, साथ में जुर्माना भी होगा, और जुर्माना कितना हो सकता है, 10,000 रुपये तक का हो सकता है। परंतु इसमें भी कि न्यायालय चाहे, अगर न्यायालय चाहे, उपयुक्त कारण लगता है, न्यायालय खोजबीन करता है, न्यायालय को ठीक लगता है, तो वो 6 माह से कम की सजा भी दे सकता है। 6 माह से कम की सजा भी दे सकता है, ठीक है, 6 माह से कम की सजा भी दे सकता है। चलिए देखिए, अब हम आगे देखेंगे धारा 4(a). धारा जो 4 है वो विज्ञापनों पर पाबंदी लगाती है। अब कहोगे आप कैसे विज्ञापन, देखिए पहले पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यदि कोई भी व्यक्ति हो सकता है। पहला कहता है, अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र या नियतकालिक पत्रिका, जर्नल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्थापना करेगा। ये कह रहा है कि भैया जब कई व्यक्ति होते हैं ना, ये कह रहा है अपने पुत्र या पुत्री, दोनों में से, पुत्र भी हो सकता है, पुत्र के बारे में कह रहा हो या पुत्री के बारे में, दोनों में से किसी एक का विवाह करेगा। पुत्र का, पिता का, लड़के का पिता हो सकता है, लड़की का पिता हो सकता है, या अपने कोई नातेदार के बारे में कह रहा है ना, नातेदार का किसी का विवाह कराना है ना, कोई नातेदार का भी कराते हैं ना कई लोग। तो नातेदार चाहे पुत्र हो, पुत्री हो या नातेदार हो, विवाह के प्रतिफल स्वरूप, क्या कह रहा है ये याद रखें, विवाह के प्रतिफल, ये याद रखना, प्रतिफल स्वरूप, मतलब वो ये कह रहा है कि भैया मेरे पास इतनी संपत्ति है और इतना मालिक हूँ मैं इतनी संपत्ति का, अगर कोई व्यक्ति मेरी पुत्री से, मेरे पुत्र से, मेरे किसी नातेदार की लड़की या लड़की से विवाह करेगा, तो मैं उसको इतना अंश दूंगा भैया, या इतना अंश मिलेगा। या मान लो कि ये संपत्ति जो है मेरी पुत्री की है, मेरे पुत्र की है, वो पुत्री की रहेगी, डायरेक्ट आपके पास आई जाएगी, है ना।
तो इस तरीके से आपकी हो जाएगी, वो भी व्यक्ति उसका भागीदार हो जाएगा। इस तरीके की अगर कोई प्रस्तावना करता है कोई व्यक्ति, और वो भी पत्रिका वगैरह होती हैं, है ना, पत्रिका है, कोई अखबार है, कोई या अन्य कोई माध्यम है जिनके माध्यम से वो क्या करता है, प्रचार करता है इस तरीके का कि वो प्रस्तावना करता है कि लोग आइए मेरी पुत्री से विवाह करिए तो इतने का मैं मालिक बन जाएगा वो व्यक्ति, मेरी पुत्री पे इतनी संपत्ति, मेरे पुत्र पे इतनी संपत्ति है। इस तरीके का अगर वो प्रचार प्रसार करता है तो वो धारा 4 उस पर क्या लगाती है, पाबंदी लगाती है, उसको दंडनीय बनाती है। बी क्या कहता है, खंड का में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित करेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा। ये कह रहा है कि जो विज्ञापन इसमें, मतलब ये प्रस्तावना वाले जो विज्ञापन है इनका प्रकाशन कराता है, मतलब उनको छपवाता है, निकलवाता है पेपर में आदि में, तो वो इस धारा से दंडनीय होगा। तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है कि भैया ऐसा व्यक्ति कितने दंड से दंडित किया जाएगा, वो जो विज्ञापन करता है, प्रस्तावना करता है कि मेरे पुत्र या पुत्री से विवाह कर लीजिए और उसका प्रकाशन कराता है, तो ऐसा व्यक्ति दंडित होगा। ये कह रहा है कि 6 माह से कम की नहीं होगी, तो 6 माह से लेकर 6 माह से कम नहीं होगी, मतलब 6 माह से कम 6 माह होगी, तो 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास से, कितने, 5 वर्ष तक के कारावास से, या फिर जुर्माने से, इसमें या है, इसमें और नहीं है, इसमें या जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगी, या जुर्माने से, जुर्माना कितना हो सकता है इसमें, 15,000 रुपये तक का, ये याद रखना है, या फिर या है ये, ठीक है, ये भी याद रखना है। या का मतलब है कि भैया सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, जैसा न्यायालय समझे वैसा दे सकता है न्यायालय, है ना। और का मतलब होता है कि सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा, है ना, इसीलिए इसमें या है। तो ये अगर कोई व्यक्ति प्रकाशन करता है, विज्ञापनवादी निकालता है अपने बच्चों के विवाह संबंधी, तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास से, या फिर जुर्माने से जो कितना हो सकता है, 15,000 रुपये तक का हो सकता है, उससे दंडित किया जाएगा। परंतु इसमें भी है कि न्यायालय अगर चाहे, परंतु वही न्यायालय वाला है, ठीक है, तो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, कि अगर न्यायालय चाहे, उपयुक्त कारण न्यायालय को लगते हैं, न्यायालय जांच करने के बाद चाहता है तो 6 माह से कम की सजा भी दे सकता है। तो ये परंतु सभी एक सेक्शंस में है आपके, न्यायालय जब जांच करता है और न्यायालय को लगता है कि कोई पर्याप्त कारण है, तो वो पर्याप्त कारणों से 6 माह से कम की सजा भी दे सकता है। न्यूनतम तो वैसे सजा कितनी है, न्यूनतम तो 6 ही माह है, लेकिन न्यायालय को अगर फिर भी लगता है कि नहीं 6 माह से कम की ही सजा देनी चाहिए, तो 6 माह से कम की दे सकता है। न्यूनतम कारावास 6 माह ही है, लेकिन न्यायालय को फिर भी लगता है कि नहीं 6 माह ज़्यादा है, कम देना चाहिए, तो वो 6 माह से कम की सजा दे सकता है। तो एक तरीके से इनको अपवाद मान के चल सकते हैं आप। अब देखिए सेक्शन जो है आपका इसमें 5 है। 5 देखिए क्या कहता है, दहेज देने या लेने के लिए करार, दहेज देने या लेने का क्या है, करार। जो दहेज देने और लेने का जो करार होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, ये कहता है, बस इतना याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है कि दहेज देने और लेने के जो करार होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो क्या होंगे, शून्य होंगे, मतलब उनको प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, उनको विधि द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है, तो आप उसका प्रवर्तन नहीं करा सकते कि आपने एग्रीमेंट कर लिया, आपने कोई करार कर लिया कि भैया करार हुआ था, आप उसको इन्फोर्समेंट कराने के लिए पहुंच जाएं, उसको लागू प्रवर्तन कराने के लिए पहुंच जाएं कि साहब शादी हुई थी तब हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि साहब ये दहेज देंगे, अब ये मुकर गए। तो ऐसा कोई करार अगर होता है तो करार क्या होगा, शून्य होगा। दहेज से संबंधित कोई भी करार होगा वो करार क्या होगा, वो करार शून्य होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा मिटा लें इसको, देखिए अब आगे। अब धारा जो 6 है ये कहता है दहेज का पत्नी उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। दहेज का किसके फायदे के लिए होना, पत्नी या उसके वारिस के फायदे के लिए होना। ये धारा 5 का अपवाद है। अभी धारा 5 में अपन ने क्या पढ़ा कि दहेज का जो एग्रीमेंट होता है, करार होता है, वो शून्य होता है। तो ये पूछा जाएगा कि भाई इसका अपवाद कौन सा धारा है, धारा 6 मैंने लिखा नहीं, धारा 6, जो धारा 6 है इसका अपवाद है। धारा 6 का अपवाद है, जो एग्रीमेंट अपन ने पढ़ा है कि शून्य होते हैं, उसका अपवाद है धारा 6। अपन पहले पढ़ चुके कि दहेज का एग्रीमेंट शून्य होता है, लेकिन यहाँ धारा 6 क्या कह रही है, तो जो दहेज है, दहेज जो है कहाँ गया,
दहेज जो है उस पत्नी के वारिसों और पत्नी के रिश्तेदारों जो भी हैं वारिसों के लिए उपयोग किया जाएगा। तो ये क्या है, ये धारा 5 का अपवाद है। धारा 5 का क्या है, ये अपवाद। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि धारा 5 का अपवाद क्या है, धारा 6। धारा 5 का अपवाद क्या है, धारा 6। धारा 6 क्या है, अपवाद है। काय का अपवाद है, धारा 5 का अपवाद है, क्योंकि धारा 5 तो एग्रीमेंट में शून्य कर देता है, लेकिन धारा 6 उसका एक अपवाद है। अब ये क्या अपवाद है, देखिए पहला क्लॉज इसको देखिए क्या कहता है। कहता है जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति उसे दहेज को, ये कह रहा है कि मान लो कोई दहेज है जो उस स्त्री जिसका दहेज दिया जाता है जिस लड़की को, उससे भिन्न कोई अन्य व्यक्ति ने धारित किया, उसके पास है वो दहेज, है ना। जैसे कि लड़की को दहेज दिया, सास रखें बैठी है या कोई उसका ससुर रखें बैठा है। तो इस तरीके का समझने के लिए कह रहा हूँ कि मान लो कि उस तरीके का कोई दहेज है। तो पहला ये कहता है इसी में ए, अगर इस तरीके का कोई दहेज है, यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर, ये कहता है विवाह के पूर्व कब प्राप्त किया गया था, विवाह के पूर्व, मतलब भैया विवाह नहीं हुआ था उससे पहले, कई लोग धरा लेते हैं ना कि पहले ही दे दो, तो विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात, कब से, विवाह की तारीख, ये भी याद रखना है। अगर प्राप्त किया तो विवाह की तारीख, मतलब जिस तारीख को विवाह होता है उस तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर, तारीख के बाद लिख दिया मैंने, है ना, पश्चात कितने दिनों बाद, कितने दिनों तक, 3 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। कितने माह के भीतर लौटाना पड़ेगा, यानी वधू को कोई दहेज आपने दिया है, उनकी सासू माँ ने रख लिया है और वो विवाह के पहले ही ले लिया गया था, शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही, वो कहते हैं ना फलदान पक्यात पूरा रख जाओ बोले, तो इस तरीके का कोई दहेज है वो ले लिया गया है। अब तो कह रहा है कि जो विवाह की तारीख है, जिस तारीख को विवाह हुआ उसके 3 माह के भीतर वो सासू माँ को इनका दहेज इनको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा देखिए इसी का, दूसरा कहता है यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर, ये कहता है कोई, जो पहला तो विवाह के पूर्व था, ये था विवाह के समय, ये क्या है, विवाह, डेट दोनों में एक ही है, विवाह के समय अगर दिया गया था, ये विवाह के पूर्व दिया गया था और ये विवाह के समय ही दिया गया है, या पश्चात या उसके पश्चात, दोनों है, विवाह के समय या उसके बाद, दोनों बात है, विवाह के समय दिया गया था या फिर विवाह के बाद दिया गया था। तो ये कहता तो उसकी प्राप्ति की तारीख से, कब की तारीख से, प्राप्ति की तारीख से, कौन सी प्राप्ति की, जो दहेज की प्राप्ति की तारीख है उस तारीख से, प्राप्ति की तारीख से, कितने माह, 3 ही माह यहाँ है, 3 माह के भीतर, 3 माह के भीतर इसको भी लौटाना पड़ेगा। विवाह की अगर समय दिया गया है या विवाह के बाद दिया गया, तो प्राप्त किया गया था दहेज, जिस दिन लिया गया था, जिस तारीख को दहेज लिया गया था, वो वधू का है या वर का है, जिसका भी है, वो उसको 3 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। यानी किसको देना पड़ेगा, जिसको मिला है, जिसको भी वो दहेज दिया गया था उसको देना पड़ेगा, है ना। अगर वो नहीं है, तीसरा इसकी कंडीशन देना पड़ेगा। बी, इसमें एक बी और है, वो देखिए ये क्या कहता है, ए बी, हाँ बी तो था ही, अब सी है, इसमें एक सी और है, सी और देखिए सी क्या कहता है, यदि वह उस समय जब वह स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था तो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 माह के भीतर। तीसरी कंडीशन ये कहता है कि अगर कोई स्त्री कैसी थी, अवयस्क थी, कोई स्त्री थी, कैसी थी, नाबालिग थी, अवयस्क थी, अवयस्क मतलब 18 वर्ष, शादी के लिए कितनी एज है, 18 वर्ष लड़कियों के मामले में, तो 18 वर्ष से कम आयु की थी। तो जैसे ही वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करती है, 18 वर्ष की आयु के 18 वर्ष की आयु के प्राप्त करने के बाद 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3 माह के भीतर, यहाँ भी 3 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, वो स्त्री को लौटाना पड़ेगा जिसका वो दहेज है।
18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उस स्त्री को क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा अगर 3 माह के भीतर है। तो ये 3 माह तीनों में है, यहाँ विवाह की तारीख से 3 माह, यहाँ प्राप्ति की तारीख से 3 माह और यहाँ 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से 3 माह के भीतर वो जो स्त्री का दहेज है उसको लौटाना पड़ेगा। स्त्री को अंतरित कर देगा और अंतरण उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के रूप में धारण करेगा। क्या कह रहा है, स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसा अंतरण उस तक, मतलब जब तक वो दहेज 3 माह के बाद तो लौटा ही देगा और जब तक वो रखे हैं उसको न्यास के रूप में धारित करेगा। न्यास के रूप में मतलब वो 3 महीने तक जो व्यक्ति के कब्जे में है वो ऐसे रखेगा कि जैसे स्त्री के लिए रखा हुआ हो उसने, है ना, जैसे अपन संभाल के रखते हैं दूसरे की चीज़ अपन संभाल के रखते हैं, वैसे ही वो 3 महीने तक संभाल के रखेगा अपने पास जैसे दूसरे की अमानत हो। तो इस तरीके से वो 3 माह तक धारण करके रखेगा अपने पास और 3 माह के भीतर बाद क्या करेगा, जैसी स्थिति है उस हिसाब से, जैसी भी स्थिति उस हिसाब से उसको लौटा दिया जाएगा। और जब तक रखेगा कैसे रखेगा, जैसे वो स्त्री के फायदे के लिए धारित करें हो, अपने पास रखे हो, है ना। अब मान लो कोई स्त्री 18 साल की नहीं हुई तो 3 माह तो रखेगा ना। कैसे रखेगा, जैसे कि भैया इनकी अमानत है, जैसे ये 18 साल की हो जाएंगी हम 3 माह के भीतर इनको लौटा देंगे। तो इस तरीके से न्यास के रूप में क्या करेगा, धारण करेगा। देखिए अब इसका दूसरा क्लॉज क्या कहता है। दूसरा क्लॉज इसके दंड की व्यवस्था करता है कि भाई कोई व्यक्ति ने अगर 3 महीने के भीतर नहीं लौटाया, जो 3 माह की अवधि है उसके बाद नहीं लौटाया, तो उसको दंडित भी किया जा सकता है। ये कहता है यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 में अपेक्षित किसी संपत्ति का उसके लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर उपधारा 3 में द्वारा अपेक्षित अंतरण करने में असमर्थ रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है कि जो 3 माह की अवधि थी उस समय के बाद या उस समय तक कोई व्यक्ति लौटा नहीं पाता है, जो अवधि थी धन वापस नहीं करता है, जो दहेज है उसकी रकम को वापस नहीं करता है, असफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से, 6 माह से कम की नहीं होगी, 6 माह से लेकर कितना, 2 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष तक का क्या हो सकता है, कारावास। कितने दंड से दंडित किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, या फिर जुर्माने भी लगाया जा सकता है। या क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माना कितना होगा, जुर्माना कहता है 5,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। तो जुर्माना कितना हो सकता है, 5,000 रुपये से लेकर कितना हो सकता है, 10,000 रुपये तक का, है ना। 5,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो दहेज की रकम थी वो 3 माह के भीतर नहीं लौटा पाता है या असफल रहता है, किसी भी वजह से असफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है, या फिर उसे जुर्माना लगाया जा सकता है जो 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है, जुर्माने और उससे। अब देखिए इसका तीसरा क्लॉज देखिए। तीसरा क्लॉज कहता है जहां उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती, वहां स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। ये कह रहा है मृत्यु की बात कह रहा है कि भैया 3 माह से पहले धारण करना था स्त्री को देना था, जिसका दहेज था उसको देना था, अब वो मर गई, उसकी किसी भी वजह से क्या हो सकता है, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसके नातेदार, कौन के, स्त्री के नातेदार, उसके नातेदार, इसमें लिखा ना, जो उपधारा है कि स्त्री की उसे प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है, वहाँ स्त्री के वारिस या वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा कर सकते हैं। तो उसके वारिस, स्त्री के वारिस जो हैं किससे दावा कर सकते हैं, जिस पे वो संपत्ति है उससे क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं कि वो दहेज की रकम उनको लौटाई जाए। अब भाई दावेदार कौन कौन होते हैं वो नीचे आएगा, परंतु लिखा है परंतु जहाँ ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहाँ ऐसी संपत्ति। तो ये दावा कौन कर सकते हैं, जो भी उसके वारिस हैं। देखिए नेचुरल डेथ होती तो उसमें अलग हो जाएगा, और जो अननेचुरल हो रही है उसमें अलग हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है, परंतु कह रहा है कि भैया जो पहली शर्त तो ये कह रहा है कि जो दावा कौन कर सकते हैं, जो भी वारिस हैं उसके, है ना। नेचुरल डेथ हुई है तो पति होगा और भी लोग होंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन मान लो नेचुरल डेथ नहीं हुई है, ये कह रहा है कि अगर 7 वर्ष के भीतर हुई है, कह रहा है 7 वर्ष के भीतर, तो फिर बदल जाएंगे। ये कह रहा है कि 7 वर्ष के भीतर हुई है
अगर अन्यथा हो जाती है, स्त्री की मृत्यु उसके विवाह से 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से, अन्यथा 7 वर्ष के भीतर भी कैसे, प्राकृतिक कारणों से, अन्यथा मतलब नेचुरल नहीं मरी, नेचुरल नहीं मरी है वो, उसकी मृत्यु अनैचुरल, नेचुरल नहीं है मतलब प्राकृतिक नहीं है, अन्य कोई वजह से वो मरी है, तो फिर उसकी किस किस को संपत्ति मिलेगी ये कहता है। पहला देखिए कहता है, पहला कहता है उसकी कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को। ये कह रहा है अगर मान लो कोई निसंतान है, संतान ही नहीं है, तो किसको मिलेगी, माता पिता को। किसके माता पिता को, लड़की के माता पिता को, लड़के के माता पिता को नहीं, लड़की के माता पिता को। अगर वो निसंतान बढ़ती है तो उसके माता पिता को। किसके माता पिता को, लड़की के माता पिता को। दूसरा देखिए क्या कहता है, संतान है तो संतान का, पहला किसका हो रहा है, पहला एक संतान का है ना, दूसरा एक उसके माता पिता का। अगर संतान है तो संतान को मिलेगी, लड़का हो लड़की कोई भी हो संतान, जो भी संतान होगी उसको मिलेगी, 2 होंगी बराबर बटेगी। और अगर मान लीजिए संतान नहीं है, निसंतान है, तो उसके माता पिता को। किसके माता पिता को, लड़की के माता पिता को। दूसरा कहता है यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान है को अंतरित की जाएगी और ऐसे अंतरण तक ऐसे संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी। अगर उसकी संतान है तो फिर संतान को दी जाएगी, और जब तक संतान नाबालिग रहेगी तो जो व्यक्ति उसको धारण की है वो कैसे धारण करेगा, न्यास के रूप में। ये तो आप जानते ही हैं, न्यास के रूप में मतलब इनके हित के रूप में धारण करे रहेगा। जब ये बालिग हो जाएंगे संतान तो उनको दे दिया जाएगा। तो जब तक वो नाबालिग रहेंगे संतान, तो पहला हक किसका है, संतान का हक है, याद रखना। पहला हक किसका है माँ की संपत्ति में, उनकी संतान का। कब, जब प्राकृतिक कारणों से अन्यथा उसकी मृत्यु होती है। तो पहला कारण, पहला हक किसका है, संतान का है। दूसरा हक उसके माता पिता का। कब, जब नेचुरल डेथ नहीं होती है तब उसके माता पिता का उस पर क्या रहेगा, हक रहेगा। उनको क्या कर दी जाएगी, संपत्ति अंतरित कर दी जाएगी। इसके बाद देखिए तीसरा के बाद आपका 3A और दे रखा है इसमें 3A। ये क्या कहता है, 3A क्या कहता है, ये देखिए। ये कहता है जहाँ उपधारा 1 या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति से उस अपराध के अधीन उसके सिद्ध दोष ठहराए जाने के पूर्व ऐसी संपत्ति का उसके लिए हकदार स्त्री को या यथास्थिति उसके वारिसों, माता पिता या संतान को अंतरण नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय उस उपधारा के अधीन दंडनीय अधिनिर्णित करने के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी संपत्ति का यथास्थिति ऐसी स्त्री या उसके वारिसों, माता पिता या संतान को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए अंतरण करे। और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा निर्देश का इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरूपित जुर्माना हो और उसका यथास्थिति उस स्त्री, उसके वारिसों, माता पिता या संतान को संदाय किया जाएगा। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि जब न्यायालय कोई आदेश पारित करेगा, वही संपत्ति सिद्ध दोष कोई व्यक्ति ठहराया गया है, कौन सा, ये धारा के तहत, तो न्यायालय यहाँ ये भी आदेश करेगा कि वो जो संपत्ति है जो आपको दहेज में मिली है, क्या करें, वो स्त्री को लौटा दें या उसके वारिसों को लौटा दें, जैसी भी स्थिति हो, है ना। या तो उस स्त्री को लौटाए दें या वारिसों को, जो भी हैं वारिसों जो भी उनके हैं हकदार जो भी व्यक्ति हैं उनको क्या की जाए, उनको लौटा दी जाए। अगर व्यक्ति नहीं लौटाता है तो न्यायालय कैसे वसूलेगा वो संपत्ति जो दहेज की हड़ पे बैठा था ये व्यक्ति, जैसे कि वो न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना हो, ये कह रहा है। बस इतना याद रखना है, न्यायालय जुर्माने के रूप में वसूलेगा। और फिर जो वसूला जाएगा जुर्माने के रूप में, जब जुर्माने के रूप में उसे वसूल लिया जाएगा, कुल मिला के फिर न्यायालय वसूलेगा। न्यायालय वसूलेगा और वसूल करके जो भी वो स्त्री है उसको दिलाया जाएगा या उसके फिर वैध जो वारिस हैं उनको अंतरित कर दी जाएगी वो जुर्माने की रकम। जो न्यायालय अगर कोई व्यक्ति नहीं देता है तो न्यायालय आदेश साथ में ये भी आदेश देगा कि संपत्ति वापस की जाए। अगर संपत्ति वापस नहीं की जाती तो न्यायालय उसको जुर्माने के रूप में वसूलेगा और वसूल करने के बाद वो स्त्री को या उसके फिर जो भी नातेदार हैं, जैसी भी स्थिति हो उस हिसाब से उसके नातेदार या रिश्तेदार या वो स्त्री को सौंप दिया जाएगा वो जुर्माने की रकम। ठीक है। इसमें चौथा है, इस धारा की कोई बात धारा 3 या 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो सिंपल, वो तो कोई खास नहीं है। तो आगे का देखते हैं हम इसको थोड़ा सा मिटाने के बाद। अब देखिए धारा 7 देखते हैं। धारा 7 है अपराधों का संज्ञान भी, कैसे संज्ञान लिया जाएगा, है ना, मामले की सुनवाई कैसे होगी, कैसे संज्ञान लिया जाएगा। इसका पहला क्लॉज कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी
तो वो जो सीआरपीसी में वो अलग छोड़िए। अब पहला कह रहा है कि भैया इसका संज्ञान कौन कौन लेगा। संज्ञान मतलब उसके विचारण कौन सा न्यायालय करेगा। ये कहता है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अगर कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। तो कौन कौन कर सकता है, याद रखना, महानगर मजिस्ट्रेट या कौन कर सकता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग कौन सा मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये याद रखना है, सिंपल है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ही करता है। जब वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट महानगर में जाता है तो महानगर मजिस्ट्रेट कहलाता है ना, तो कोई अलग बात है नहीं। तो कौन करता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करता है। जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी महानगर क्षेत्र में पोस्टेड होता है तो उसको महानगर मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि संहिता से संबंधित जो अपराधों का विचारण है वो कौन सा न्यायालय कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। इससे नीचे की श्रेणी का मजिस्ट्रेट यानी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट इसमें अपराधों का विचारण नहीं कर सकता। ठीक। दूसरा कहता है इसमें बी, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कैसे, संज्ञान भाई साहब कैसे लेंगे। ये कह रहा है कि भैया पहले तो उन्होंने बता दिया कि विचारण कौन करेगा, अब ये कह रहा है भाई संज्ञान कैसे कैसे लिया जाएगा। कह रहा है अपनी जानकारी या किसी ऐसे अपराध को घटित करने वाले तथ्य की पुलिस रिपोर्ट पर। तो क्या कह रहा है, स्वयं की जानकारी पर ले सकता है, स्वयं की जानकारी पर भी ले सकता है, या कैसे ले सकता है, अपराध को घटित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर भी ले सकता है। तो ये याद रखना है कैसे कैसे ले सकता है। स्वयं की जानकारी, कोई ने शिकायत की, मजिस्ट्रेट के ज्ञान में आई बात के साथ दहेज संबंधी कोई बात है तो खुद ही मामले का संज्ञान ले सकता है। दूसरा, पुलिस ने चार्जशीट पेश की है ना, पुलिस ने कार्रवाई की, इन्वेस्टिगेशन की, पता पड़ा कि दहेज की मांग हो रही थी, पुलिस ने चार्जशीट पेश की, तो उसके साथ से भी क्या ले सकता है, संज्ञान ले सकता है। अगला है इसी में दूसरा, इसमें ये तो दो तरीके तो इसमें ये बताए हैं और नीचे एक तीसरा तरीका और बताया है। देखिए क्या कहते हैं बी, हाँ बी का पहला था, ये पहला और दूसरा, बी के बाद फिर ये तीसरा है इसका। ये देखिए तीसरा कहता है अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पे। तो परिवाद पर भी ले सकता है, ये परिवाद अकेला लिखा है मैंने। तो परिवाद कौन कौन कर सकता है, स्वाभाविक सी बात है कि परिवाद उसके माता पितित व्यक्ति खुद कर सकता है, उसके माता पिता मतलब जिससे भी दहेज मांगा जा रहा है वो खुद कर सकता है, उसके माता पिता कर सकते हैं या फिर कोई नातेदार कर सकता है, या फिर कोई मान्यता प्राप्त कोई संस्थाएं वगैरह होती है ना जो दहेज रोकने के लिए काम करती हैं, वो भी कर सकती हैं। तो उनके परिवाद पर भी क्या कर सकता है, न्यायालय मामले का संज्ञान ले सकता है। सिंपल सा है, स्वयं की जानकारी पर, पुलिस रिपोर्ट पर और परिवाद पर। तो ये तीन आधार, जैसे सीआरपीसी में सेम वही, तो उन्हीं आधारों पर ये न्यायालय क्या कर सकता है, मामले का संज्ञान ले सकता है। स्वयं की जानकारी पर ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर ले सकता है और परिवाद पर भी ले सकता है। ये याद रखना है कि परिवाद कौन कर सकता है, ये तो आप जानते हैं, नातेदार वगैरह, माता पिता और स्वयं तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो मान्यता प्राप्त संगठन वगैरह होते हैं उनको भी परिवाद करने की छूट है, तो वो भी परिवाद कर सकते हैं। न्यायालय उस आधार पर भी क्या कर सकता है, मामले का विचारण कर सकता है। इसमें तीसरा है सी, ये क्या कहता है, ये कहता है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सके। तो ये कह रहा है कि भैया जो महानगर मजिस्ट्रेट वगैरह हैं ये विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, कोई भी दंडादेश जो विधि द्वारा ये प्राधिकृत हैं उनमें से कोई भी दंडादेश जो महानगर मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ये दे सकते हैं। इसमें क्लियर कर दिया है कि जो महानगर मजिस्ट्रेट वगैरह हैं ये विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। एक स्पष्टीकरण इसमें लिखा हुआ है, मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था से ऐसा कोई सामाजिक कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है। तो मान्यता प्राप्त कोई संगठन का अर्थ लिखा भैया, मान्यता प्राप्त संगठन कौन से हैं, स्पष्टीकरण में लिखा है
स्पष्टीकरण में लिखा है कि मान्यता प्राप्त संगठन वगैरह क्या है, मतलब जो केंद्र या राज्य से मान्यता प्राप्त हो, केंद्र से हो या फिर राज्य से हो, दोनों में से किसी से भी लाइसेंस ही हो, कुल मिला के मान्यता प्राप्त संगठन कहलाते हैं। कोई ये समझने वाली ये वाली बात नहीं है। अब देखिए इसका दूसरा क्लॉज देखिए क्या कहता है। दूसरा क्लॉज कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी। ये कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता का जो चैप्टर 36 है उसकी कोई बात जो है इस अधिनियम पर लागू नहीं होती है। 36 जो चैप्टर है पुलिस रिपोर्ट वाली जो कार्रवाई है, पुलिस रिपोर्ट से संबंधित जो मान है, पुलिस रिपोर्ट है 36 सीआरपीसी में, तो उसकी जो बातें हैं वो यहाँ लागू नहीं होती है ना। पुलिस रिपोर्ट की जो बातें वो यहाँ लागू नहीं होती, बस इतना सा कह रहा है, यहाँ अपना चलता है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें अब देखिए तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है तत्समय प्रबद्ध किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन वैसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा। ये कह रहा है तत्समय प्रबद्ध किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा, का भागी नहीं बनाएगा। ये क्या है, ये प्रोटेक्शन है। काय का, कौन को प्रोटेक्शन? जो शिकायत कर रहा है कि साहब हमसे दहेज मांगा गया, उसके लिए कह रहा है कि भैया ऐसे व्यक्ति को अभियोजन का भागी नहीं बनाया जाएगा कि भाई आपका मुकदमा चला, पता पड़ा कि साहब आपने दहेज का किसी पे केस लगाया, बाद में पता पड़ा कि साहब दहेज की कोई मांग नहीं थी या फिर आप हार गए मुकदमा। तो इस तरीके के कोई जो व्यक्ति हैं जो शिकायत करते हैं, जो पीड़ित हैं, उनको ये जो धारा कहती है एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है कि ऐसे व्यक्तियों को अभियोजन का भागी नहीं बनाया जाएगा। बाद में उनके खिलाफ इस आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती कि इन्होंने झूठी शिकायत वगैरह आदि की थी। तो ये धारा जो है, ये क्लॉज जो है क्या कह रहा है, ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जो शिकायत करते हैं, पीड़ित हैं, उन पर ये जो है अधिनियम, मतलब अधिनियम के अधीन आप दोबारा उन पर कोई मुकदमा नहीं चला सकते कि झूठा केस किया, मानहानि कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इस तरीके का कोई केस इन लोगों पर नहीं किया जाएगा। ठीक है। देखिए अब आगे धारा जो है 8 है कतिपय प्रयोजनों के लिए अपराधों का संज्ञेय, अजमानती और असमनीय होना। ये याद रखना, इस अधिनियम के तहत जो अपराध हैं कैसे होंगे, संज्ञेय, अजमानती, असमनीय होंगे। ये बस इतना याद रखना है आपको। इसमें इस अधिनियम के तहत जो अपराध होंगे वो कैसे होंगे, संज्ञेय, अजमानती और असमनीय होंगे। इसका पहला क्लॉज कहता है कि भैया दंड प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी की कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इस अधिनियम के अधीन अपराध को वैसे ही लागू होंगे मानो वह, पहला कहता है मानो वह क्या है, ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए जैसा सीआरपीसी में होता वैसे। दूसरा, निम्नलिखित से भिन्न विषयों के प्रयोजनों के लिए या उससे भिन्न कोई विषय उसके प्रयोजन जैसे सीआरपीसी में होता है। उस संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट विषय, 42 में निर्दिष्ट जैसे गिरफ्तारी वगैरह की जाती है उसी तरीके से सीआरपीसी के तहत जो 42 में गिरफ्तारी होती है उसी की तरह, या किसी व्यक्ति के वारंट के बिना, मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी के अधीन संज्ञेय अपराध हो। मतलब जैसे सीआरपीसी में जो प्रोसीजर है गिरफ्तारी का, 42 में क्या है, पुलिस वारंट के बिना कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती ना, उस तरीके से जो होता है वही चीज़ें यहाँ भी लागू होंगी, है ना। जैसा सीआरपीसी में होता है वैसे ही लागू होगा। और क्या माना जाएगा, अपराधों को संज्ञेय या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार किया जाता है उसमें भी संज्ञेय। अब ऐसा इसीलिए लिखा है कि मान लो कहीं गए, पता पड़ा कि दहेज की शादी हो रही है ना, उस समय तुरंत उन्होंने गिरफ्तारी की, है ना, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद। तो इस तरीके से जैसे सीआरपीसी में होता है वैसा ही यहाँ भी माना जाएगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध कैसा माना जाएगा, अजमानती और असमनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध कैसा होगा, अजमानतीय और क्या होगा, असमनीय होगा। असमनीय होगा, याद रखना है, निय होगा, ये आपको याद रखना है। ये इसका दूसरा क्लॉज कहता है कि इस अधिनियम के तहत जो भी अपराध होगा कैसा होगा, अजमानती और असमनीय होगा। यानी कि जमानत नहीं मिलेगी एक तो आसानी से, दूसरा राजीनामे योग्य नहीं होगा। असमनीय का मतलब राजीनामा नहीं होगा बगैर उसके, तो राजीनामा नहीं कर सकते। और दूसरा आपको जमानत भी आसानी से नहीं मिलेगी, मिलती है आसानी से नहीं मिलेगी। अजमानती का अर्थ ये है कि न्यायालय के विवेक पर है ना, न्यायालय देना चाहेगा देगा।
तो अजमानत हक के रूप में आप नहीं मांग पाओगे, है ना। तो इस तरीके के जो अपराध हैं कैसे होंगे, अजमानती होंगे और असमनीय होंगे। इसके बाद एक सेक्शन और है 8, सेक्शन जो है 8A, नहीं 8B, 8A है अभी, तो एक मिनट पहले 8A है। सेक्शन 8A है, ये कहता है सबूत का भार। ये कैसे संबंधित है, सबूत का भार। याद रखना ये सेक्शन 8A में क्या है, सबूत का भार। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जहाँ कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज देने या लेने का या लेना दुष्प्रेरित करने के लिए धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहाँ यह साबित करने का भार उस पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि सबूत का भार किस पर होगा, अभियुक्त पर होगा, अभियुक्त पर होगा। ये याद रखना है कि इस अधिनियम के तहत जो सबूत का भार होता है, सिद्धि भार कहते हैं जिसे, वो किस पर होता है, अभियुक्त पर होता है कि भैया हमने दहेज नहीं मांगा। मतलब जिस पर इल्जाम, सामान्यतः सबूत का भार किस पर होता है, दूसरी पार्टी पर होता है, लेकिन यहाँ किस पर है, उसी पर है जिस पे आरोप लगाया गया है। ए पे आरोप लगाया गया कि भैया इनने दहेज मांगा, ए पर आरोप है कि साहब इनने दहेज मांगा, है ना। तो ए को ही साबित करना पड़ेगा कि साहब मैंने दहेज नहीं मांगा, ठीक है। तो इस तरीके की बात कह रहा है कि सबूत का भार किस पर होगा, जिसने दहेज मांगा उसी पर होगा। आपने शिकायत की, बी ने शिकायत की साहब इन्हें हमसे दहेज मांगा, तो बी को सिद्ध नहीं करना कि इनने दहेज मांगा, उल्टा ए को ही सिद्ध करना है कि मैंने दहेज नहीं मांगा, है ना। तो इस पर दहेज का, इस पर सबूत का भार किस पर होगा, याद रखें कि अभियुक्त पर ही होगा। जो अभियुक्त है उसी पर होगा दहेज का भार, सबूत का भार, सॉरी, सबूत का भार किस पर होगा, जो अभियुक्त है उसी पर होगा। तो इस तरीके से याद रखना इंपॉर्टेंट है कि भी क्वेश्चन आता है कि सबूत का भार किस पर होगा, अभियुक्त पर ही होगा। ये आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा नहीं रखना। इसके बाद 8B जो है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की बात कहता है। एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी जो है उसकी नियुक्ति की बात कह रहा है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी मतलब नाम में ही लिखा है प्रतिषेध, मतलब ऐसा अधिकारी जो दहेज को रोके कि भाई दहेज ना लिया जाए। तो इस तरीके के अधिकारी की नियुक्ति की बात कहता है। इसमें पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और वे क्षेत्र पर निर्दिष्ट कर सकेगी जिसकी बाबत वे अपनी अधिकारता और शक्तियों का प्रयोग इस संहिता, इस अधिनियम के अधीन करेंगे। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, याद रखना, राज्य सरकार। बस इतना ही याद रखना है इसमें, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। कितने करेगी, जितने आवश्यक हो उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। नियुक्ति कौन करता है, राज्य, केंद्र नहीं करता, कौन करता है, राज्य सरकार करती है। और कितने कर सकती, जितने आवश्यक हो, जितने आवश्यक होंगे उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है, ठीक है। दूसरा कहता है दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कृत्यों का पालन करेगा। मतलब इसके कृत्यों का पालन, यानी कर्तव्य है भैया, उनके क्या कर्तव्य हैं, दहेज प्रतिषेध अधिकारी के क्या कर्तव्य है, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, मतलब उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। पहला कर्तव्य उसका यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है। वो ये देखेगा कि भैया जो अधिनियम है उसका अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं, भैया जो अधिनियम है, ये अधिनियम बना हुआ है दहेज का, इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, दहेज या लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना। दूसरा क्या है, रोकना लिख रहा हूँ मैं, केवल रोकना। क्या रोकना है, दहेज कि कोई भैया दहेज व्यक्ति कोई दहेज नहीं मांगे या कोई उसका दुष्प्रेरित ना करे, इस तरीके की जो है, जो दहेज से संबंधित हैं चीज़ें, उनको रोकना। तीसरा क्या है इसका उद्देश्य, कर्तव्य, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्रित करना जो आवश्यक हो। तीसरा है इनका साक्ष्य एकत्रित करना, ये भी इनका काम है। कैसा साक्ष्य, दहेज से संबंधित कि भैया इनने दहेज लिया या नहीं लिया, तो उसका एविडेंस इकट्ठा करना भी इनका काम है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी का काम है कि एविडेंस भी इकट्ठा करे क्योंकि व्यक्ति ने दहेज मांगा या नहीं मांगा। अगला इनका काम है ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए। तो कोई अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त कार्य कौन से, जो राज्य सरकार सौंपे इन्हें, वो काम भी करना। तो कौन कौन से कार्य हैं इनके, कि पहला काम तो ये है कि देखना कि अधिनियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
दूसरा, अगर दहेज लिया दिया जा रहा है या उसका दुष्प्रेरण किया जा रहा है तो उसको रोकना। तीसरा, इसके बारे में साक्ष्य इकट्ठे करना कि भाई दहेज लिया गया है नहीं दिया गया, या फिर अन्य कोई अतिरिक्त कार्य जो सरकार द्वारा उनको सौंपे जाए, वो सारे काम करना इसका कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी का। अब इसको यहीं मिटा देते हैं। तीसरा क्लॉज इसमें देखिए क्या कहता है। तीसरा क्लॉज कहता है, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसी परिसीमाओं के शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए। तो ये कह रहा है कि भाई पुलिस की शक्ति भी सौंप सकती है सरकार, जिस मात्रा में जैसी सौंपे। तो क्यों सौंपेगी? क्योंकि भैया जब जो पकड़ने जाएंगे, वो करने जाएंगे, गिरफ्तारी की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। पुलिस वाली शक्तियां सरकार चाहे तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सौंप सकती। जिस तरीके से वो सौंपेगी उसी तरीके से वो उन शक्तियों का क्या करेगा? पालन करेगा। तो एक सिंपल कॉमन है ये, इस पर क्वेश्चन नहीं बनना। देखिए अगला, देखिए चौथा, ये तो एक बार पढ़ने की बात है। चौथा कहता है, राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों में दक्ष पालन में सलाह देने और सहायता करने के प्रयोजनों के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त करेगी, जिसमें उस क्षेत्र से जिसकी बाबत ऐसा दहेज प्रतिषेध अधिकारी उपधारा 1 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है 5 से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। ये याद रखना है चौथा क्लॉज, कि इनको सलाह देने के लिए, इसकी मदद करने के लिए, किसकी? दहेज प्रतिषेध अधिकारी की मदद करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। कौन सा बोर्ड? सलाहकार बोर्ड। ये याद रखना, ये क्लॉज ये वाला चौथा। 8.4 में क्या है? सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति है। इसमें कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे। याद रखना कितने सदस्य होंगे? 5, जिनमें से 2 महिलाएं होंगी। ठीक है ना। कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा? 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा, और जिसमें कितनी महिलाएं होंगी? कम से कम 2 महिलाएं होंगी। न्यूनतम कम से कम 2 होंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होंगी ही। तो 2 महिलाएं होंगी, 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा। ये लोग क्या करेंगे? ये आपका दहेज प्रतिषेध जो अधिकारी था उसको क्या देंगे? ये सलाह देंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्शन 9। इसके बाद जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 यहाँ लिख दे रहा हूँ, खत्म है, अब ज़्यादा नहीं है। सेक्शन 9 में नियम बनाने की शक्ति है। बस इसमें हेडिंग याद रखना, नियम बनाने की शक्ति। किसकी शक्ति है? नियम बनाने की किसकी शक्ति थी? कही केंद्र सरकार की। केवल हेडिंग याद रखेंगे, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सी लिखा है कि केंद्र सरकार की शक्तियां हैं। सारे जो अधिनियम, आप तो बस इतना ध्यान रखिए कि इस अधिनियम से संबंधित समस्त नियम हैं वो केंद्र सरकार बनाएगी। अब कौन से राज्य बनाएगी वो मैं बाद में बताता हूँ। तो पहले याद रखेंगे कि केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई? धारा 9 में दी गई है। आपको बस इतना ही याद रखना, इससे अंदर ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि वो पूरे सारे नियम लिखे हैं, कोई खास नहीं है सेक्शन। केवल सेक्शन आ सकता है कि केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति कितने में? धारा 9 में दी गई है। इसके अलावा धारा 10 में भी आप सेक्शन याद रखेंगे। धारा 10 में भी नियम बनाने की शक्ति है, बनाने की शक्ति है। धारा 10 में भी किसकी है? नियम बनाने की शक्ति है। तो ये नियम बनाने की शक्ति किसकी है? राज्य सरकार की। ये याद रखना है आपको कि 9 में किसकी शक्ति दी गई है? केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। और धारा 10 में नियम बनाने की शक्ति किसकी दी गई है? राज्य सरकार की। अब आप कहेंगे कि भाई राज्य सरकार नियम बना रहा, तो राज्य कौन सी शक्तियों का नियम बनाएगा? केंद्र। बस आप इतना याद रखें कि जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी वाले जो नियम है ना, जो नियुक्ति वाले नियम है, नियुक्ति लिख रहा हूं मैं यहाँ, नियुक्ति संबंधी जो नियम है, कौन की नियुक्ति? एक ही तो नियुक्ति हो रही है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, है ना। तो जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधी जो नियम है वो राज्य बनाएगा, है ना। और बाकी जितने नियम बनते हैं वो सब केंद्र बनाएगा। जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की जो नियुक्ति है ना, ये सब, ये वाले नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा। बाकी सारे नियम इस अधिनियम से संबंधित वो कौन बनाएगा? वो केंद्र बनाएगा, है ना। तो यहाँ कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है कि राज्य कौन से नियम बनाएगा। केवल जो नियुक्ति वाले नियम है वो बनाता है, बाकी सारे नियम कौन बनाता है? वो बाकी सारे नियम केंद्र सरकार बनाता है। तो 9 में किसकी नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। और 10 में नियम कौन बनाएगा? जिसमें राज्य सरकार नियम बनाएगी। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। ये आपका पूरा एक्ट कंप्लीट आज